हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल हम लोगों ने डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और आज हमारे पास में जो नया स्टेप इस पार्ट 2 के अंदर जो आया है वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मीनिंग कि एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू कोई पैथोजन रिजर्वायर से एक नए होस्ट की तरफ जाए तो उसको जाने का जो मेथड है वो मेथड जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है। इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को दो अलग अलग सब कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया था, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। आज हम लोग इंडिविजुअली इन दोनों मेथड्स को समझने वाले हैं। पहला मेथड जो हमारे पास में है वो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है? When the disease is transmitted directly from the source of infection to susceptible host, it means कोई डिजीज़ डायरेक्टली अपने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंचती है, वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाती है। ऐसा ट्रांसमिशन स्किन टू स्किन, स्किन टू म्यूकस और म्यूकस टू म्यूकस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी को टच करना, किस करना, बाइट होना या फिर सेक्सुअल इंटरकॉर्स होना, ये वो सारे टेक्निक्स हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के एग्जांपल कहलाते हैं। किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट का डायरेक्ट और इमीडिएट ट्रांसफ़र होना फ्रॉम रिजर्वायर टू होस्ट और जिसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट एजेंसीज ना हो। इट मीन्स कि वो डायरेक्टली एक रिजर्वायर से होस्ट में जा रही है और उसके बीच में उसको हेल्प करने के लिए या उसे पहुंचाने के लिए कोई भी दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल ना हो। और इसी मेथड के थ्रू एक लार्ज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वायर से होस्ट तक जा रही है और उस तक जाने के लिए ओवर क्राउडेड प्लेस हो या फिर लैक ऑफ वेंटिलेशन हो, ये सारी वो इन्वायरमेंटल चीज़ें होगी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगी। ओवरऑल हम बात करें तो डायरेक्ट कांटेक्ट एक ऐसा टेक्निक हो गया किसी भी डिजीज़ का एक रिजर्वायर से होस्ट में जाने का, जहाँ पर किसी भी तरीके का बीच में कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्टली वो ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिजीज़ का ट्रांसमिशन होना। ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ हमारे पास में हैं, जैसे कि स्कैबिस, पेडिकुलोसिस, STDs, स्किन एंड आई इन्फेक्शन एंड लेप्रेसीज एक्सेट्रा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का पहला एग्जाम्पल हमारे पास में है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ड्रॉपलेट बाय स्नीजिंग, कफिंग और वूपिंग, जो स्मॉल पार्टिकल्स जो हमारे वाटरी पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हमारे ओरल रूट से इन्वायरमेंट के अंदर स्प्रेड होते हैं, उन सभी को ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। So, the direct projection of droplet of saliva or nasopharyngeal secretion by sneezing, speaking, coughing, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का खांसने से, छींकने से जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑरल रूट से बाहर की तरफ आकर के इन्वायरमेंट के अंदर फैल जाती है और इन्फेक्ट करती है उस सेकंड पर्सन के कंजक्टिवा, नेज़ल कैविटीज़, नेज़ल म्यूकोसा या स्किन एक्सेट्रा। तो ऐसा मेथड जिसके थ्रू या ऐसा टेक्निक जिसके थ्रू हम वूप करते हैं, स्नीज़ करते हैं और उस वूप और स्नीज़ से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आया, उन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में अगर कोई सेकंड पर्सन आए और सेकंड पर्सन उनको या तो इनहेल कर ले या उनका बॉडी का ऐसा पार्ट उनको अडप्ट करे जिसके थ्रू वो डिजीज़ उनके अंदर चली जाए, ऐसा मेथड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाता है। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को दिख रहा है, जब कोई इंसान वूप करता है या स्नीज़ करता है तो ड्रॉपलेट के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से क्लाउड फॉर्म करते हैं उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर, और वो क्लाउड फॉर्म करता है और साथ ही साथ वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी डिस्टेंस भी उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली वेरीज करती है। जैसे कि अगर स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट है तो कुछ बैक्टीरियाज को एल्वेली तक पहुँचा देती है, और एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डिजीज़, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस का होना। वैसे ही दूसरा हमारे पास में मीडियम साइज ड्रॉपलेट्स हैं जो अपर एयरवे के लिए, और लार्जेस्ट ड्रॉपलेट्स जो कि हैवी होती है, कुछ समय बाद में वो ग्राउंड पे गिर भी जाती है एंड सराउंडिंग डस्ट पर उसका प्रेजेंस भी होता है, लेकिन उसका सर्वाइवल ज़्यादा नहीं रह पाता क्योंकि वो डायरेक्टली उस इन्वायरमेंट में नहीं पहुंची जहां वो सर्वाइव कर सकती है। इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म है वो उस होस्ट बॉडी तक नहीं पहुंचा। मेरे कहने का मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पर इन सारे ड्रॉपलेट्स को हम लोग उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली उनको स्टडी करें,
मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही ईजीली किसी भी सेकंड पर्सन को इन्फेक्टेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकता है अगर वो उसको इनहेल कर ले या उसके आइज़ या फिर उसके स्किन उसके कांटेक्ट में आए तो। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कुछ डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल H1N1 का होना, ट्यूबरकुल बैसिलई जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिससे होता है, और उसके अलावा मीजल्स का होना, चिकन पॉक्स का होना, या अभी जो रिसेंटली जो हमारे इस टाइम में चल रहा है जैसे कि कोविड-19 की बात हो रही है, कोरोना वायरस की हो रही है, तो वो भी बिल्कुल उसी कैटेगरी के अंदर आता है कि वो ड्रॉपलेट के थ्रू फैला जाता है या फैल सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनोक्यूलेशन के ऊपर। व्हेन द पैथोजन इंजेक्टेड इनटू टिश्यूज़, और वो कैसे इंजेक्टेड होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनोक्यूलेशन का सिंपल मीनिंग, अगर आपकी बॉडी की जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मेरी स्किन जो मेरे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को वो प्रोटेक्ट करके रखती है, अगर वो इंटरप्ट हो जाए, इट मीन्स कि मेरी स्किन अगर वहाँ से फटे और उस पोर्स में से कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, तो ये इस तरीके का मेथड इनोक्यूलेशन मेथड कहलाता है। इनोक्यूलेशन मेथड ज़्यादातर देखा जाता है डॉग बाइट्स के अंदर। डॉग के काटने से रेबीज़ होता है। कैसे होता है? उसके सलाइवा के अंदर वो प्रेजेंट होता है एंड देन हमारी बॉडी के अंदर वो इंसर्ट हो जाता है। कैसे होता है? वो हमें बाइट करता है और बॉडी के इंटरनल जो टिश्यूज़ और मसल्स है वो उसके कारण से, उसकी लार जो होती है उसकी सलाइवा के कारण से वो इन्फेक्टेड हो जाता है। वैसे ही जैसे कोई इंसान खेल रहा है और खेलते हुए मिट्टी में गिर गया और मिट्टी में गिरने के कारण से उसको चोट लगी और मिट्टी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो उसकी बॉडी के अंदर चला गया, उस वुंड से जो अभी रिसेंटली उसको मिला है उस पर्टिकुलर जगह पे गिरने के कारण से, तो उसके कारण से जैसे कि टिटनस हो जाना। उसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास में जो इंसेक्ट्स के कारण से होता है जैसे कि अर्बो वायरसेस वगैरह, ऐसा जो हमारी बॉडी के अंदर किसी वायरस के बाइट करने से या कहीं पर रब हो जाने से हमारी स्किन, या फिर कहीं से किसी एनिमल का बाइट हो जाने से कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर एंटर होना, दिस इज़ कॉल्ड इनोक्यूलेशन मेथड। नेक्स्ट जो हमारे पास में आ रहा है वो है वर्टिकल ट्रांसमिशन, या फिर बोलें उसको तो हम लोग ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर टू बेबी न्यूट्रिशन भी जाते हैं, और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो मदर टू बेबी ट्रांसमिट होते हैं बाय द रूट ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू अगर कोई डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है तो वो भी एक डायरेक्ट मेथड ही हुआ, डायरेक्ट टेक्निक ही हुई, तो डायरेक्टली वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो ऐसे मेथड को हम लोगों ने बोला ट्रांसप्लेसेंटल मेथड। और उसके एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हमारे पास में हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रांसमिट होना या HIV का ट्रांसमिट होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सेकेंड जो हमारे पास में है जो कि है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, उसकी बात करते हैं। द डिजीज एजेंट इज ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली टू ससेप्टेबल होस्ट। द डिजीज एजेंट is outside the human host either in the environment or on the inanimate object, and the survivor is taken to human host by any agencies like water, food, blood, etc etc. It can be vectors like mosquitoes or droplet nuclei, fomites etc. So indirect transmission एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल या इन्फेक्टेड जो पैथोजन है वो एक ससेप्टेबल होस्ट में तो पहुंचता है, लेकिन उसको पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट रूट नहीं होता है। उस रूट को हम लोग बोल सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट वो सारी चीज़ें जो कंज्यूम की जाए उस पर्सन से या उस होस्ट से, जिसके कारण से वो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। वो हो सकते हैं शायद हम जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर का पी लेना, फूड जो होता है अगर वो कंटामिनेटेड है तो उनको खा लिया जाए, या अगर ऐसा कंटामिनेटेड जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, या हो सकता है कोई मॉस्किटो इमीडिएट हमें बाइट करे तो उस मॉस्किटो के बाइट करने से ट्रांसमिट होना, या फिर किसी तरीके का कोई फॉमिट्स हो गए हैं या कोई ड्रॉपलेट न्यूक्लियस हो गए हैं, ठीक है, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियस एयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो एयर उसके लिए जो मीडियम बना है ड्रॉपलेट न्यूक्लियस के लिए, तो ऐसा एयर, फॉमिट्स एक्सेट्रा, ये सारे जो मेथड्स हैं ये सारे के सारे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को 5F से भी समझा जा सकता है, जैसे कि फूड, फ्लाइज, फॉमिट, फिंगर, फ्लूइड एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का जो पहला एग्जाम्पल है वो है व्हीकल ट्रांसमिशन या व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन। व्हीकल इन द सेंस वो सारे व्हीकल्स या ऐसी सारी वो गाड़ियाँ जो उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बॉडी तक पहुँचाएगी। गाड़ियाँ कहने का मतलब मेरा यहाँ पर वो है कि उस ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए और वो इन्वायरमेंट ही उसका व्हीकल है।
इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि वो वाटर के थ्रू जा रहा है जिसके कारण से कॉलेरा हो गया है, टाइफाइड हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है। उसके अलावा जैसे कि कोई फूड हो सकता है, जैसे कि स्टेफिलोकोकी का ट्रांसमिट होना हो सकता है, वो ब्लड हो या किसी तरह का कोई ऑर्गन हो, इसके थ्रू जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो गई तो वो सारे के सारे जो मीडियम जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट हो सारे सारे व्हीकल कहलाएंगे। तो व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का पहला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर्स वो सारे वेक्टर्स कहलाते हैं जो ऑर्थोपोड्स हो सकते हैं या ऐसे कोई लिविंग क्रीचर्स हो सकते हैं, वो सब वेक्टर्स कहलाते हैं। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन को दो तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है। पहला है मैकेनिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। मैकेनिकल ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म किसी वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, लेकिन उसका ट्रांसमिशन से पहले उसका किसी तरीके से कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट उस वेक्टर के अंदर नहीं हुआ होता है और वो फर्स्ट जो होता है इंट्रोड्यूस होता है ह्यूमन होस्ट से और वहाँ उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। कहने का मतलब मैकेनिकल ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन है जहाँ पर वेक्टर उस ऑर्गेनिज्म को उस सोर्स से लेके आएगा एंड देन आपके अंदर छोड़ देगा और वहाँ उस बॉडी के अंदर उस ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसकी ग्रोथ होगी। उससे पहले मॉस्किटो के अंदर उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं देखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि डायरिया, डिसेंटरी, टाइफाइड, ट्रैकोमा एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन जहाँ पर एजेंट का मल्टीप्लिकेशन और उसका रेप्लिकेशन दोनों ही उस इन्फेक्शन से पहले उस वेक्टर के अंदर होता है एंड देन उसके बाद में वो उसको ट्रांसमिट करता है किसी नॉर्मल होस्ट बॉडी के अंदर। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन को फिर से 3 सब कैटेगरीज के अंदर समझा जा सकता है। पहला होता है प्रोपेगेटिव, दूसरा साइक्लो प्रोपेगेटिव और तीसरा साइक्लो डेवलपमेंटल। Propagative means there is no change in the form but more multiplication of infectious agent in the vector occurs. It means उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का उस वेक्टर के अंदर मल्टीप्लिकेशन तो होता है लेकिन उसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। इट मीन्स उसका डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं देखा जाता है। तो ऐसा ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है प्रोपेगेटिव। एग्जाम्पल जैसा कि रेड्स फ्लीज जो है उसके अंदर प्लेग बैसिलाई का मल्टीप्लिकेशन होता है विदाउट एनी चेंजेस इन फॉर्म। सेकंड की बात करते हैं साइक्लो प्रोपेगेटिव। एक ऐसा बायोलॉजिकल वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दोनों ही हो, वो साइक्लो प्रोपेगेटिव कहलाता है। इट मीन्स कि उसके शेप में भी चेंजेस आएंगे, शेप भी बढ़ाएगा, अपने नंबर्स के अंदर भी वो बढ़ोतरी करेगा इन्फेक्शियस एजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं मलेरिया पैरासाइट्स जो कि मॉस्किटो के अंदर भी डेवलप होगा एंड देन ह्यूमंस के अंदर भी, दोनों जगह उसकी लाइफ साइकिल होती है। और तीसरे की बात करते हैं साइक्लो डेवलपमेंटल। इट मीन्स एजेंट अंडरगो डेवलपमेंट विदाउट एनी चेंज इन नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। इट मीन्स डिजीज एजेंट का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा लेकिन उसका डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल माइक्रोफाइल एरिया इन मॉस्किटो। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसओवेरियन ट्रांसमिशन के अंदर infectious agent vertical transmitted from female mosquito to her progeny। ऐसा ट्रांसमिशन जहाँ पर फीमेल मॉस्किटो जो होगी वो ट्रांसमिट करेगी डिजीज़ को अपने नए बच्चों के साथ, अपनी नई ब्रीड के साथ में। एग्जाम्पल स्क्रब टाइफस, रिकेट्सियल पॉक्स, इंडियन टिक टाइफस, क्यू फीवर एक्सेट्रा। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन जिसमें पहला है होस्ट फीडिंग प्रेफरेंस। ओवर क्राउडेड प्लेसेस हो या फिर ऐसी जगह जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का कांटेक्ट ज़्यादा उन मॉस्किटोज से होगा। तो डिजीज़ का ट्रांसमिशन अगर वेक्टर्स के थ्रू हो रहा है, मॉस्किटोज के थ्रू हो रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो फीडिंग प्रेफरेंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। ये भी इसके लिए एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन को। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग इन्फेक्टिविटी एबिलिटी की। ये डिजीज़ एजेंट पर डिपेंड करता है कि इन्फेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली वो कितना फैला रहा है या फैल रहा है। देन बात करते हैं हम लोग ससेप्टेबिलिटी की। कोई इंसान इम्यूनोसप्रेसाइड होने के कारण से, इम्यूनिटी का वीक होने के कारण से कितना जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। और बात करते हैं हम लोग सर्वाइवल रेट ऑफ वेक्टर्स इन इन्वायरमेंट। ऐसा डस्टी और जो स्लम एरियाज़ होंगे जहाँ उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वाला इन्वायरमेंट मिलेगा वेक्टर्स को, वो वहाँ ज़्यादा जिएंगे और ज़्यादा तक डिजीज़ को फैलाएंगे।
उसके बाद कुछ फैक्टर्स आते हैं जैसे कि डोमेस्टिसिटी, कोई पर्टिकुलर एरिया हो या पर्टिकुलर जो सीजनल फैक्टर होते हैं, कुछ पर्टिकुलर मौसम के अंदर उन वेक्टर्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है और वेक्टर डिजीज़ को फैलाते भी उन दिनों में ज़्यादा होते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है फॉमिट्स। फॉमिट जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूँ, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉन लिविंग होंगे और जो एक यूटिलाइज किए गए होंगे उस इन्फेक्टेड पर्सन से, ताकि जब कभी भी वो किसी नॉर्मल होस्ट से कांटेक्ट में आ जाए तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा नॉर्मल होस्ट। तो ऐसे कंटामिनेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, वो मेरा कप हो सकता है, मेरा टॉवल, नैपकिन, मेरा लिनिन हो सकते हैं, मेरे क्लोथ्स हो सकते हैं, कोई ग्लास हो सकता है, टॉयज़, पेंसिल, डोर हैंडल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी वो सारी चीज़ें जो मेरे ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर कुछ टाइम के लिए रिटेन करके रखेंगे और उस ड्यूरेशन में कोई और कॉन्टैक्ट में आता है उससे, तो ऐसा जो ट्रांसमिशन होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो ऑब्जेक्ट फॉमिट उस समय होगा और वो फॉमिट बॉर्न ट्रांसमिशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर डिप्थीरिया, ट्रैकोमा, इन्फ्लुएंजा, स्कैबिस एक्सेट्रा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की इसी चेन के अंदर जो फिफ्थ हमारे पास में स्टेप आता है वो है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है? रूट थ्रू विच द पैथोजन एंटर्स इन न्यू होस्ट। बॉडी के वो सारे रूट्स जिनके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो है वो नए होस्ट के अंदर एंटर करे, तो वो एंट्री का जो रूट है वो सारे के सारे पोर्टल ऑफ एंट्री कहलाते हैं। एग्जांपल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनहेलेशन के थ्रू ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है तो नेजल रूट के थ्रू ही एंटर हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ पर दो तरीके के इन्फेक्शन देखे जा सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है। डिजीज़ भी वेरी करती है, डिप्थीरिया का होना, ट्यूबरकुलोसिस का होना या और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी या इनहेलेशन के थ्रू डिजीज़ बॉडी के अंदर एंटर होती है। हम इनहेल करते हैं ऑर्गेनिज्म को और डिजीज़ हमको इन्फेक्टेड करती है। नेक्स्ट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इसे हम लोग फैकोऑरल रूट भी कह सकते हैं। फीसिस के थ्रू एलिमिनेट हुआ हुआ ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है अगेन फ्रॉम द ऑरल कैविटी। एग्जाम्पल पोलियो बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। क्या होता है फैकोऑरल रूट? इन्फेक्शियस एजेंट एक्सक्रिएटेड इन फीसेस एंड ट्रांसमिटेड टू द ऑरल पोर्टल ऑफ एंट्री थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, मिल्क, ड्रिंक, हैंड्स एक्सेट्रा। यहाँ पर जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास में वो होते हैं हमारे हैंड्स का कंटामिनेशन अगर किसी ऑर्गेनिज्म से हुआ और हम लोग उन्हीं हाथों से बिना धोए उनसे खा रहे हैं तो ट्रांसमिट होता है। दूसरा आता है हमारे पास में वो सारे एडिबल्स जिनको हम लोग खाते हैं, वो अगर कंटामिनेटेड है, जैसे कि अगर कोई गांव के अंदर कोई लोग जो होते हैं वो अपने फीसेस का एक्सक्रिएशन जो होता है वो तालाब में करते हैं और उसी तालाब के पानी को लोग पीते भी हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर गया है वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर धुलने वाली उन सारी सब्जियों के ऊपर भी चढ़ेगा और बिना उसको अच्छे तरीके से कुक किए अगर खा लिया जाए तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर। और ऐसा रूट जो होगा वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट होगा और इस रूट के कारण से भी इन्फेक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे टाइफाइड फीवर, शिगेला, कॉलेरा, पोलियो, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ए एंड ई एक्सेट्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास में यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है या वो रूट जो है उसके थ्रू डिजीज़ का ट्रांसमिशन होना या हमारे यूरिनरी रूट जो है उसके थ्रू कोई डिजीज़ का ट्रांसमिट होना। इट मीन्स कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएशन हुआ, उसका बाहर उसको निकाला गया यूरिन को, वो कंटामिनेटेड था और कॉन्टैक्ट में आया, वो हो सकता है। या फिर हो सकता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जिसके कारण से गोनेरिया, सिफिलिस, HIV या और भी STD और STIs का होना, ये सारे के सारे इस एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रेक्स इन प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर। अगर स्किन के अंदर कई कट्स लग गए, कोई चोट लग गई है, वुंड ओपन है, उस कंडीशन के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म उस वुंड से कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। तो ऐसा मेथड इस कैटेगरी के अंदर कंसिडर होता है, जैसे कि परकिटेनियस लेप्टोस्पिरोसिस, परकिटेनियस येलो फीवर एक्सेट्रा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस चेन का लास्ट पार्ट है, वो है ससेप्टिबल होस्ट। ओके, थैंक यू।